हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो में हम 11.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 7 क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई क्योंकि हमारे बेसिक्स जो हैं इस एक्सरसाइज के वो अच्छे से क्लियर थे। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप 11.3 का बेसिक्स वाला जो पार्ट है, मतलब वो वीडियो है, वो एक ही वीडियो है, अगर आप वो देख लोगे उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार पहले वो वीडियो देख लो, आपकी सभी डाउट्स सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देख रखी है बहुत अच्छी बात है, तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, हमारे आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू जेड ओ एक्स प्लेन। अब ये जो क्वेश्चन है ये प्योरली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल छोटा सा है, बट इसको समझाने मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आप सिर्फ ये क्वेश्चन ना सॉल्व करो, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं चाहिए, आप इस जैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो कर पाओ। तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको रफ में इसको फील करवाना चाहता हूँ कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को फील करने के लिए यहाँ पर मैंने वाई और जेड एक्सिस बनाई है। एक्स एक्सिस मैंने क्यों नहीं बनाई, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है वो आपको पता है नॉर्मली वो ऐसे होती है, ठीक है। अब आपको सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि आप उसको फील कर पाओ, तो ये हमारी ऊपर की ओर क्या आ रही है, एक्स एक्सिस। तो ये वाई है, ये जेड है, और ये रेड में जो आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस है। अब आपको पता है कि देखो, ये z है, ये x है, तो यहाँ पर भी ध्यान से देखो, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये एक प्लेन है। बेसिकली ZOX क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, ZOX प्लेन। तो बेसिकली ZOX ये वाला प्लेन होगा। आपको एक दीवार या वॉल एक दिख रही होगी, तो ये बेसिकली ZOX प्लेन है। क्योंकि आपको याद होगा जब हम 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं तो हम उसको 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली वो एक सरफेस होता है, एक प्लेन होता है, तो उसको हम प्लेन ही बोलते हैं। तो सेम वैसे ZOX ये 2 डायमेंशन है, तो ये एक प्लेन है, ठीक है। अब हमारा जो प्लेन है वो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, मतलब वो वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है। इंटरसेप्ट का मतलब वो वाई एक्सिस पर कट कर रहा है। तो हमारा जो प्लेन है वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे देखो तो ये उसमें से पास हो रहा है, और ये जो ZOX प्लेन है इसके पैरेलल है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, आपका क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ठीक है, मतलब कि जो ZOX प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। अब ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, कहाँ पर, 3 पर। क्या ये कभी भी मतलब कि जेड एक्सिस पर कट करेगा? ध्यान से देखो, ये हमेशा पैरेलल है इसके, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो इसको चाहे आप इधर को इंक्रीज कर दो, इधर को इंक्रीज कर दो, ऊपर को, नीचे को, ये कभी भी जेड एक्सिस के पास नहीं जाएगा। सेम वे से ये कभी भी इस मतलब कि जो आपको रेड में दिख रहा है एक्स एक्सिस के पास भी नहीं जाएगा। चाहे आप इधर को कर लो, इधर को कर लो, ऊपर नीचे जहां मर्जी ले जाओ, बट ये कभी भी एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को टच नहीं करेगा। तभी यहां पर दिया हुआ है कि क्योंकि ना देखो, अदरवाइज तो वाई इंटरसेप्ट से निकलने वाले बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं। ये जो प्लेन देख रहे हो आप, थोड़ा सा मैंने टिल्ट किया इसको, ये भी मतलब कि वाई इंटर मतलब 0,03,0 से पास हो रहा है। ये प्लेन जो है ये भी, इसको मैं हटा दूं तो ये प्लेन भी 0,3,0 से पास हो रहा है। ऐसे बहुत सारे प्लेन्स हो गए जो 0,3,0 से पास करेंगे, बट उन्होंने हमें बताया कि ये इस प्लेन के पैरेलल है, मतलब ऐसा एक यूनिक प्लेन ही होगा, तो हमें उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पर ZOX प्लेन से हमने क्या समझा कि ये जो प्लेन है ये कभी भी Z एक्सिस और X एक्सिस को कट नहीं करेगा, और अगर ये Z और X एक्सिस को कट नहीं करेगा तो मतलब इसके X और Z एक्सिस के जो इंटरसेप्ट है वो नहीं होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको एक मैं आपको दूसरे मेथड से भी कराऊंगा, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, अदरवाइज ये मेथड जो है वो सफिशिएंट है। तो अब मैं आपको एक बार डायग्राम जो है वो बुक नोट्स के लिए आपके बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, जो भी मैंने आपको रफ में समझाया, जस्ट आपके नोट्स के लिए एक बार आपको यहाँ पर मतलब कि बना के दिखाया कि ये ZOX प्लेन है, ठीक है।
क्योंकि बुक में नोट्स में तो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, वैसे मैंने आपको विजुलाइज करवाया कि ये यहाँ पर एक वॉल होगी, ठीक है, और हमारा जो ये वाला ऑरेंज वाला प्लेन है ये ऐसे है, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो अब यहां से हमें ये बात क्लियर होगी कि इसका सिर्फ वाई इंटरसेप्ट है, ये जो ऑरेंज वाला प्लेन P1 देख रहे हो आप, और ये ZOX प्लेन के पैरेलल है। अब क्योंकि ये ZOX प्लेन के पैरेलल है, मतलब ये जो हमारा ऑरेंज वाला प्लेन है ये कभी भी x एक्सिस और z एक्सिस को कट नहीं करेगा, मतलब इसका कोई भी इंटरसेप्ट x एक्सिस पर और z एक्सिस पर नहीं होगा। अब क्योंकि यहां पर इंटरसेप्ट की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर इंटरसेप्ट की बात हो रही है, तो मैं आपको वो लिख के दिखा देता हूं। सिंस इंटरसेप्ट फॉर्म इज गिवन बाय, मैंने को पहले भी बताया क्वेश्चन बहुत छोटा है, जस्ट आपके नोट्स के लिए आपको समझाना भी तो है ना मुझे। तो गिवन बाय x बाय a, y बाय b, z बाय c इज इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ प्लस आएगा। अब आपको पता है कि ना तो हमारा a है, ठीक है, तो ना तो हमारा यहाँ पर a है, ना ही यहाँ पर हमारा c है, क्योंकि यहाँ पर ये x और z एक्सिस को कट नहीं करेगा। अब b की वैल्यू कितनी है 3, तो मैं यहाँ वैल्यू फिल कर देता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ x डिवाइड बाय नो इंटरसेप्ट, इसको लिखने का ढंग ही होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। y बाय 3, सॉरी यहाँ मैंने 0 लिख दिया, यहाँ 1 आएगा। तो अब देखो y बाय 3 प्लस z बाय नो इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अगर यहां पर इंटरसेप्ट है ही नहीं है तो इनको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ y बाय 3 इज इक्वल टू 1 रह जाएगा, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3। ये हमारे प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो यहां से हमने बहुत सी बातें सीखी हैं। तो यानी कि अगर आज के बाद अगर आपको ये क्वेश्चन MCQs में आ जाए और आपके सामने ये क्वेश्चन हो कि एक प्लेन है जो सिर्फ y एक्सिस को, सॉरी x एक्सिस को, उसका सिर्फ x इंटरसेप्ट है 2, वो बाकी ZOY प्लेन के पैरेलल है, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 2। सेम वे से अगर कोई प्लेन है जिसका सिर्फ z इंटरसेप्ट है, मतलब 5, मान लो वो 5 है और वो XOY प्लेन के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, z इज इक्वल टू 5। तो ये यहां पर सीखने वाली बात है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड भी है, मैं आपको जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, वैसे ये सफिशिएंट है। मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया, अच्छे तरीके से आपको फील भी करवाया कि ये प्लेन इसके पैरेलल है, मतलब इसको कभी भी कट नहीं करेगा z और x को, तो उसके इंटरसेप्ट ही नहीं है, तो सिर्फ y का इंटरसेप्ट है। तो वहां से मैंने इसकी इक्वेशन जो है वो लिख ली। तो अब देखो ये उसी क्वेश्चन को करने का एक सेकंड मेथड है, फिर से बोल रहा हूँ, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये कुछ जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है। जस्ट मुझे लगा कि मुझे आपको ये भी नॉलेज कि इस तरह से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, चलो आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसको आप छोड़ दो, ये आपका 2 डायमेंशन सिस्टम है, ये x है ये y है, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है 1 2 3, तो अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पर ले लूँ तो इसका डिस्टेंस कितना होगा ओरिजिन से 3, यहां पर पॉइंट ले लूं तो इसका डिस्टेंस कितना होगा 2, यहां पर कोई पॉइंट ले लूं डिस्टेंस कितना होगा 1। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर ये पॉइंट 0,3,0 है तो इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, इस प्लेन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 3, ठीक है। आपको पता है ये प्लेन देखने में कुछ ऐसा है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से आपको दिख रहा होगा कितना है 3। और ध्यान से देखो ये जो y है ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर। तो y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा होता है हमारा, j कैप। आपको पता है i x एक्सिस के अलोंग वेक्टर होता है, j कैप y एक्सिस के अलोंग होता है, k कैप z एक्सिस के अलोंग होता है। तो इसका यूनिट वेक्टर कितना है, j कैप, और वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर। अब मैं सब कुछ आपको लिख के दिखा देता हूं। तो अब देखो जो भी मैंने आपको रफ में समझाया वो लिख के दिखाया कि प्लेन इस यहाँ पर कट कर रहा है 0 3 0 पर, और इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा 3, मतलब d कितना है 3, और y एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन दिख रहा है आपको। तो j वेक्टर जो j कैप होता है वो यूनिट वेक्टर होता है y एक्सिस के अलोंग, तो इसका मतलब j कैप जो है वो इसका भी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन है। और आपको पता है अगर हमें डिस्टेंस दिया हो और एक हमें यूनिट वेक्टर मिल जाए जो परपेंडिकुलर टू प्लेन हो, तो हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन
इज गिवन बाय आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो आर डॉट एन कैप मतलब जे कैप इज इक्वल टू डी मतलब 3। तो अगर इसको हम कार्टीजियन में आंसर करना चाहते हैं तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट जे इज इक्वल टू 3। आई को जे के साथ करेंगे 0, जे को जे के साथ करेंगे वाई, के को जे के साथ करेंगे 0 इज इक्वल टू 3, तो वाई इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से भी हम रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो निकाल सकते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपने ये वाला मेथड करना है, ये जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया कि इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। तो वैसे ज़्यादा मेथड प्रेफर मैं आपको लास्ट वाला ही करूँगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको MCQ से पूछे जाएंगे। तो उसमें हमने क्या सीखा, क्योंकि ये प्लेन जो है सिर्फ इसका y इंटरसेप्ट है, ये कभी भी z और x एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो उसके इंटरसेप्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो y/3 इज इक्वल टू 1, तो वहाँ से y इज इक्वल टू 3 आ गया और हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ गई। आई होप इस दोनों मेथड को आप अच्छे से समझ पाए हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की बात करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड दी पॉइंट 2 to 1। तो अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता हमने सेम एग्जांपल की थी, एग्जांपल नंबर 20th, और बेसिक्स वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन में से अगर आपको दिखाना चाहूँ, ये दो प्लेन्स हैं, तो ये ब्लू लाइन जो है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन है। तो इस लाइन में से बहुत सारे प्लेन्स निकल सकते हैं, ये भी निकल सकता है, 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 मतलब इनफाइनाइट प्लेन्स निकल सकते हैं। तो इसलिए हम उसकी इक्वेशन लिखते हैं P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0, मतलब पहला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम एक प्लेन की इक्वेशन लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन्स। बट अगर मैं यहाँ पर पॉइंट फिक्स कर दूं तो मान लो बहुत सारे प्लेन्स निकल सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट अपनी जगह पर फिक्स है, मान लो वो यहाँ पर है 2 to 1, तो उसमें से पास होने वाला एक ही प्लेन होगा, तो वहाँ पर हम एक प्लेन की इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और मैंने आपको बताया था कोई भी मतलब कि हमारा मतलब कि किसी भी तरह क्वेश्चन आ जाए, चाहे इसमें हमें सिर्फ इक्वेशन ढूंढने को बोला गया है, चाहे हमें वेक्टर इक्वेशन पूछी गई हो, चाहे कार्टीजियन, हम हमेशा इसको ऐसे ही करेंगे P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। तो नाउ लेट P1 हमारा पहला प्लेन हमने मान लिया 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और P2 कितना है, P2 कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको मैं जस्ट लिख के दिखा देता हूँ। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू, प्लेन्स लिखा है मैंने, मतलब ऐसे हम बहुत सारे प्लेन्स लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बात बताना भूल गया, ये सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में है यहाँ पर, अदरवाइज अगर ना भी हो तो हम खुद से इसको लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं। तो पहला प्लेन, वैसे आप किसी मर्जी प्लेन को पहला और दूसरा मान सकते हो, प्लस दूसरा प्लेन लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन है। अब आपको पता है ये एक प्लेन है, तो इट सिंस इट पासिस थ्रू 2 to 1, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम x y z की जगह पर 2 to 1 फिल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि अगर ये एक लाइन की इक्वेशन है, कोई भी पॉइंट अगर हम चेक करना हो कि वो उस लाइन पर लाई करता है नहीं करता, हम x और y की जगह पर वो वैल्यू फिल कर लेते हैं। ये फिल किया, ये ट्रू हो रहा है मतलब ये लाई करता है, क्योंकि ये ट्रू नहीं हो रहा तो ये लाई नहीं करता। अब क्वेश्चन में बताया गया ये लाई कर रहा है, तो हम x y z की जगह पर ये वैल्यू फिल कर सकते हैं। इसको आप नंबर 1 दे दो, तो 3 इंटू 2, y की जगह पर 2, z की जगह पर 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कितना आएगा, 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा, ये कितना आ गया, 4 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके कितना आया 2, इसको सॉल्व करके कितना आया 3। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। अब इस सारी वैल्यू लैम्डा की वैल्यू को हम 1 में फिल कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू आते ही हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ फिल करते हैं, तो 3x माइनस वाई
प्लस 2z माइनस 4, लैम्डा की वैल्यू है -2/3 x प्लस वाई प्लस जेड -2 इज इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो, मतलब 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12 माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड -2 इज इक्वल टू 0 होल डिवाइड बाय 3। मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 3। इसको भी उधर लाके ख़त्म कर दो। तो 9x में से 2x गए 7x, माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y, 6z माइनस 2z 4z, माइनस 12 प्लस 4 कितना आएगा -8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है आंसर, जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7x माइनस 5y प्लस 4z इज इक्वल टू 8। अब आप मेरे को बताओ इस क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत लगी। जस्ट कार्टीजियन में गिवन था, अगर कार्टीजियन में गिवन ना भी होता, जिस तरह से अगले क्वेश्चन में है, हम उसको कार्टीजियन में कन्वर्ट करते, मतलब इस तरह से लिखते, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते, मतलब उसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फिल कर लेंगे और लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू यहाँ फिल करते ही हमारे पास अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की बात करते हैं। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर मतलब कि पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर कार्टीजियन फॉर्म थी, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म है, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको कार्टीजियन में कन्वर्ट करो, उसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो r.2y प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 7, r.2y प्लस 5j प्लस 3k इज इक्वल टू 9 एंड थ्रू आउट द पॉइंट 2 1 3। तो यहाँ पर भी सेम वही कहानी है, हम बहुत से प्लेन्स जो हैं इस इंटरसेक्शन में से लिख सकते हैं, बट हमें एक पॉइंट गिवन है, वो पॉइंट मान लो यहाँ पर है, तो उस पॉइंट में से निकलने वाला और इनकी इंटरसेक्शन में से निकलने वाला एक ही प्लेन होगा, तो हम वही लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले r.2i प्लस 2j माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 7। अब इसको कार्टीजियन में कन्वर्ट करना है। आपको पता है r की वैल्यू कितनी होती है, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 7। तो i को i के साथ करेंगे तो 2x, j को j के साथ करेंगे तो 2y, k को k के साथ करेंगे तो माइनस 3z इज इक्वल टू 7। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो ये हमारा प्लेन P1 बन जाएगा। 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब सेम वे से दूसरा प्लेन लिखते हैं r.2i प्लस 5j प्लस 3k इज इक्वल टू 9। तो सेम वही कहानी हमारी xi प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप डॉट करनी है मुझे 2i प्लस 5j प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 9 से। तो कितना आएगा, i को i के साथ करेंगे 2x, j को j के साथ तो 5y, k को k के साथ तो 3z इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्लेन आ गया 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि हम एक प्लेन की इक्वेशन जो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स में से निकलता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने वही लिखा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन को कैसे लिख सकते हैं हम, जो प्लेन्स भी इंटरसेक्शन में से पास होता है, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। तो P1 है हमारा 2x, पहले भी बता चुका हूँ, किस मर्जी को आप P1 ले लो, किस मर्जी को आप P2 ले सकते हो। लैम्डा सेकंड प्लेन कितना है 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है सिंस इट पासिस थ्रू 2 1 3, मतलब मैं एक्स वाई जेड की जगह पर 2 1 3 फिल कर सकता हूँ। लास्ट पार्ट में बताया था लाइन की एग्जांपल लेके कि लाइन में हम पॉइंट फिल कर सकते हैं, तो सेम वे से प्लेन में भी हम पॉइंट जो है वो फिल कर सकते हैं। तो एक्स की जगह पर 2, वाई की जगह पर 1, जेड की जगह पर 3 माइनस 7 प्लस लैम्डा, एक्स की जगह पर 2, वाई की जगह पर 1, जेड की जगह पर 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। 4
प्लस 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस लैम्डा, 4 प्लस 5 प्लस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 9 माइनस 3, ठीक है, तो माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10 प्लस लैम्डा, 9 प्लस 9 18 माइनस 9 9 इज इक्वल टू 0। तो 9 लैम्डा इज इक्वल टू 10 विच एम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 10 बाई 9। तो लैम्डा की वैल्यू आते ही इसको हम 1 में फिल करेंगे, पुट इन 1। तो ये हमारा 1 है, इसमें हम फिल कर देते हैं। तो 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस 10 बाई 9, 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने एक बात में ध्यान नहीं किया, यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन बोला गया था, बट मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में 20th में भी, चाहे वेक्टर इक्वेशन पूछी हो चाहे कार्टीजियन, हम हमेशा इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ये बेस्ट मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो, 18x 18y 27z 63 प्लस 10 इंटू 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होल डिवाइड बाय 9। तो इसको सॉल्व करते हैं। 18x प्लस 18y माइनस 27z माइनस 63 प्लस 20x प्लस 50y प्लस 30z माइनस 90 इज इक्वल टू 0 इंटू 9। तो अब हम क्या करेंगे, 18 और 20 कितना बना, 38x, 18y और 50y 68y, 30z माइनस 27z प्लस 3z माइनस 63 माइनस 90 माइनस 153 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे, तो ऐसा करो, इस राइट हैंड साइड में जो डिस्टेंस है या जो कांस्टेंट है उसको उधर ले जाओ। अब इसको वेक्टर इक्वेशन में लिखना बहुत इजी है। आपको पता है एक्स वाई जेड किसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर के, और जो बाकी रह गए वो किसके होते हैं, 38y 38i 68j 3k कैप इज इक्वल टू 153। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब बहुत से बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर ये आपने कौन सी वाली फॉर्म लिखी है। वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसे इसका कोई इतना जरूरी भी नहीं है। ये वाली फॉर्म लिखी है, ये वाली फॉर्म लिखी, देखो इसको जो मर्जी मान लो, चाहे एन कैप लिखना हो चाहे एन वेक्टर लिखना हो, उसको हम आई जे के की फॉर्म में लिखते हैं। अगर फिर भी आपको जानना है तो इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, अगर वो 1 है तो वो ये वाली फॉर्म है, अगर वो 1 नहीं है तो वो ये वाली फॉर्म है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। नई बात क्या सीखी, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वेक्टर का चाहे कार्टीजियन का, हम उसको कार्टीजियन में कन्वर्ट करेंगे। सभी कुछ लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू 0, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। वैल्यू फिल की, लैम्डा पॉइंट फिल किया तो लैम्डा की वैल्यू आई, लैम्डा को फिल किया तो प्लेन आ गया। उसको कार्टीजियन में या वेक्टर में लिखना हमारे लिए बहुत ईजी है। सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की बात करते हैं। ये इस एक्सरसाइज का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। ये आपको पेपर में डायरेक्टली इसी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, तो वही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने 9th और 10th में किया। जस्ट इसमें लास्ट कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। ये पहला प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5 विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मान लो, ठीक है, ये आपके दो प्लेन्स हैं और उसमें से कोई प्लेन पास हो रहा है, बहुत सारे प्लेन्स पास हो रहे हैं इसमें से, आपको पता है। और अगर मैं एक पॉइंट फिक्स कर दूं 2 2 1 1 1 कुछ भी, तो हमारे पास एक रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ जाती है। अब यहाँ पर वो पॉइंट ना देकर अब मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा। देखो ये आपके दो प्लेन्स हैं, पहला प्लेन दूसरा प्लेन। अब इसकी इंटरसेक्शन में से ध्यान से देखना, बहुत सारे प्लेन्स निकल सकते हैं, दिस दिस दिस, बहुत सारे प्लेन्स इस तरह से निकल सकते हैं। तो ठीक है, तो अब मैंने ये वाला प्लेन, मतलब कि मान लो बहुत सारे प्लेन्स जो हैं वो निकल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ना जिस तरह से ये वाला हमारा प्लेन है, ठीक है, ये बहुत सारे प्लेन्स निकल सकते हैं।
तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो हमारा प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ये इसके भी क्या है, परपेंडिकुलर। और देखो अगर यहाँ पर ये कोई प्लेन है तो बहुत सारे प्लेन्स होंगे बट वो सभी परपेंडिकुलर नहीं होंगे, तो परपेंडिकुलर होने वाला एक ही प्लेन होगा हमारा, वो ये वाला। तो इस तरह से हम एक यूनिक प्लेन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो, अगर आप डायग्राम देख पा रहे हो, वो कुछ इस तरह से है। अब यही सेम डायग्राम मैं आपको यहाँ पर आके दिखा देता हूँ। अब देखो जो भी मैंने आपको रफ में समझाया, आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है, क्योंकि ऊपर से आपको ये ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो आपको पता कि ये प्लेन P1 है, ये P2 है, ठीक है। इन दोनों की इंटरसेक्शन में से ये प्लेन पास हो रहा है और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मैंने फुल डायग्राम बनाने की कोशिश की है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको छोड़ दो, सबसे पहले हम प्लेन P1 को लिखते हैं। और आपको पता है कि हम सबसे पहले, ये कार्टेशियन फॉर्म में ही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। इसमें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कर लिए। सेम वे से P2, ठीक है, उसमें भी क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। तो इसमें भी सबसे पहले आप 5 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। तो अब देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। यहीं पर, यहाँ पर मैंने यही लिखा है, ठीक है। तो P1 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा, दूसरा प्लेन कौन सा है, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब फिर से मैं आपका ध्यान जो है वो पिछले क्वेश्चन पे लेके जाना चाहता हूं। इसके बाद हम पिछले क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब पॉइंट गिवन होता है हम इसमें वो पॉइंट फिल कर देते हैं। ये रिक्वायर्ड हमारा प्लेन है और इसमें से वो पॉइंट पास, ये उसी प्लेन में से, पॉइंट में से पास कर रहा है। तो एक्स वाई जेड की जगह पर हम वो पॉइंट फिल करते हैं और लैम्डा की वैल्यू आते ही हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है। अब यहां पर जो बात होने वाली है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, मैं आपको थोड़ा सा फील करवाने की कोशिश करता हूँ। अब जो नेक्स्ट चीज हम फील करने वाले हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ठीक है। अब आपको पता है ये ऑरेंज प्लेन ये वाला है और ये ग्रीन प्लेन हमें गिवन है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। मैं यहां पर बना भी देता हूं कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो मान लो ये हमारा कोई भी प्लेन है, ठीक है। मान लो ये हमारा कोई भी प्लेन है, जो ये प्लेन है, ये जो आपको दिख रहा है, और ये जो ऊपर की ओर है ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। अब वैसे हम ये बात एंगल वाली वीडियो में भी कर चुके हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब ये एक प्लेन है जो, अब ये एक प्लेन है, ऐसा करते हैं इसको छोड़ देते हैं एक बार। ये एक प्लेन है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, आपको दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस प्लेन का नॉर्मल बाहर निकाल लूं तो ये दूसरे प्लेन के नॉर्मल के भी क्या है, परपेंडिकुलर। और अब ये हमने एंगल वाली वीडियो में भी सीखा है, सॉरी बेसिक्स वाली वीडियो में भी सीखा है कि एंगल बिटवीन, ये देखो अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, इसको एक बार साइड में रखते हैं, तो जो नॉर्मल में एंगल होता है वही प्लेन्स में एंगल होता है, और जो प्लेन्स में एंगल होता है वही नॉर्मल में भी एंगल होता है। मतलब अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, मतलब अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अगर आप देख पा रहे हो तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, ये नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर हैं अगर ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो मैं वही यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, मैं आप सीधा भी क्वेश्चन करवा सकता हूँ, आपको हमेशा बोलता हूँ मैं आपको सीधा भी क्वेश्चन करवा सकता हूँ। अब मुझे पता है कि ये जो प्लेन है x माइनस वाई प्लस जेड जो यहाँ पर है, इसका नॉर्मल जो है, इसका जो नॉर्मल है, और ये जो नया प्लेन हमें मिला है ऑरेंज वाला, इसका जो नॉर्मल है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अब इसका नॉर्मल तो मैं डायरेक्टली निकाल लूंगा। अब इसका नॉर्मल हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़े से एफर्ट्स करेंगे। अब वो एफर्ट्स कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2 लैम्डा एक्स 3 लैम्डा वाई 4 लैम्डा जेड माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप क्या करो, अब x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो। तो x कॉमन आएगा तो अंदर कितना आएगा, 1 प्लस 2 लैम्डा, y कॉमन आएगा तो 1, यहाँ पर 3 लैम्डा, z कॉमन आएगा तो अंदर 1, यहाँ पर 4 लैम्डा, और हमारे पास कांस्टेंट कितना रह गया, -1
-5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, हमेशा देखो इसको हम ना, पता क्या, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, कहाँ पर क्या, ये रहा, ठीक है। तो मैं बेसिकली ध्यान से देखो, ये जो वाला प्लेन है, ये ग्रीन वाला, x - y + z इज इक्वल टू 0। तो मतलब बेसिकली ये इस फॉर्म में लिखे, या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, वैसे बेसिकली ये ध्यान से देखो तो ये नॉर्मल वेक्टर ही है, मतलब x इसका कॉफिशिएंट का स्क्वायर इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर √3 बनेगा, तो मतलब ये इस फॉर्म में है। अब इसको भी हम उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 + 2 लैम्डा, x के साथ कॉफिशिएंट, y के साथ कॉफिशिएंट, z के साथ कॉफिशिएंट। अब इस कांस्टेंट को आप उधर ले जाओ, 1 + 5 लैम्डा, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब यहां पर जगह थोड़ी सी कम है, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूं। अब देखो, ये जस्ट मैंने डायग्राम आपके दोबारा से बनाई है, तो ये आपका, इसका मैंने नेम रख दिया जानबूझ के P4, इस प्लेन का नेम क्या रख दिया, P4, जिसको हमें फाइंड करना है। अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे, अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे, मैं आपको ऐसा करता हूँ, लिख के दिखा देता हूँ कि ये, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, ax + by + cz इज इक्वल टू d, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी 1 + 2 लैम्डा, b की वैल्यू 1 + 3 लैम्डा, और c की वैल्यू 1 + 4 लैम्डा। क्यों कर रहा हूं ये मैं नॉर्मल के लिए कर रहा हूं। तो देयरफॉर हमारा नॉर्मल वेक्टर जो है, इसको n1 नेम दे देते हैं, 1 + 2 लैम्डा i कैप, 1 + 3 लैम्डा j कैप, 1 + 4 लैम्डा k कैप, ठीक है। तो ये मैंने n1 वेक्टर निकाल लिया। अब सेम वे से यहां पर आप P3 लिख लो। P3 आपका कौन सा, मतलब कि प्लेन है जो ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। यहां मैं बना देता हूं, ये परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इसको भी कंपेयर करें, देखो यहां पर मैं इसके ज़्यादा चक्रों में नहीं पड़ने वाला कि ये नॉर्मल है या नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, क्योंकि मुझे पता है कि ये 1 - 1 + 1 इसका स्क्वायर का अंडर कर दो, √3 बनेगा, तो ये क्लियरली यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को भी कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग, मैं जस्ट आपको एक ही तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको ये ना लगे किसी भी पॉइंट पर कि क्वेश्चन को हम क्रैम कर रहे हैं। तो इनको भी अगर हम कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -1, c की वैल्यू आएगी 1। तो यहां पर हमारा n2 वेक्टर कितना आ गया, i - j। फिर से अपनी बातें रिपीट करूंगा, क्वेश्चन को समझने में हमें टाइम लग सकता है, बट जब हम क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को हम बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमारा फंडा क्लियर है। अब हम क्या लिखेंगे, सिंस P4 इज परपेंडिकुलर टू P3, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, देयरफॉर देयर नॉर्मल्स आर आल्सो परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर दो प्लेन इस तरह से हैं, एक ऐसे है एक ऐसे है, परपेंडिकुलर हैं, तो इनके नॉर्मल भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। दैट इज n1 इज परपेंडिकुलर टू n2। अब मैं ज्यादा फॉर्मूलास में विश्वास नहीं करता, मुझे पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, देयरफॉर उन दोनों की डॉट कितनी होगी, 0। बस इतनी सी बात है, तो डॉट कर देते हैं हम, 1 + 2 लैम्डा i कैप, 1 + 3 लैम्डा j कैप, 1 + 4 लैम्डा k कैप। तो इसकी मुझे डॉट करनी है किसके साथ, i - j + k के साथ। बहुत ईजी है, इज इक्वल टू 0। i को i के साथ करेंगे तो 1 + 2 लैम्डा, j को j के साथ करेंगे तो माइनस है यहाँ पर 1 + 3 लैम्डा, k को k के साथ करेंगे तो 1 + 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, 1 + 2 लैम्डा -1 - 3 लैम्डा
प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 3 लैम्डा, 1 माइनस 1 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा यहाँ से कितना आ गया -1/3। तो कितना ईजिली हमने लैम्डा निकाल लिया। अब लैम्डा की वैल्यू के बाद इसको हम किस में फिल करेंगे, P4 की इक्वेशन फाइंड करनी है ना, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसको आप नंबर 1 दे दो, पुट इन 1। तो इसमें पुट करते हैं 1 प्लस 2 इंटू -1/3 x, उसके बाद 1 प्लस 3 इंटू -1/3 y, उसके बाद 1 प्लस 4 इंटू -1/3 z इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इंटू -1/3। अब जैसे इसको सॉल्व करना है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहां पर इसको सॉल्व करना है, तो कितना आएगा 1 माइनस 2/3 x प्लस, अब यहां पर ये कट हो रहा है, इसको पहले कट ही कर देते हैं, ठीक। तो मेरे पास कितना बच गया 1 माइनस 1 y, यहाँ पर 1 माइनस 4/3 z इज इक्वल टू 1 माइनस 5/3। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 माइनस 2/3 x प्लस 0y प्लस 3 माइनस 4/3 z 3 माइनस 5/3। यहाँ पर कितना आ गया 1/3x प्लस 0y माइनस 1/3 z इज इक्वल टू -2/3। तो ऐसा करते हैं, इस y को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसका एलसीएम ले लो आप। तो कितना आएगा x माइनस 1 z/3 इज इक्वल टू -2/3, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 और 3 आपस में कट हो गए, तो मेरे पास मेरा फाइनल आंसर कितना आया x माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एनसीईआरटी ने इसको ऐसे लिखा है, तो मैं भी ऐसे ही लिख रहा हूँ। वैसे आप इसको माइनस को आप जैसे मैं बोलता हूँ आदत बनाओ कि राइट हैंड साइड पे माइनस ना हो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -x प्लस जेड इज इक्वल टू 2। इसका माइनस मैं इधर ले आया, -x प्लस जेड प्लस इज इक्वल टू 2। जिस तरह से आपको ठीक लगे, जिस तरह से आपको पेपर में पूछा गया, आप उस तरह से आंसर कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, एक बार जल्दी से इसको रिकॉल करवा देता हूँ। अब देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर मान लो कोई प्लेन है, ठीक है, आपको दिख रहे हैं, इसकी इंटरसेक्शन में से ये वाला प्लेन, बहुत सारे प्लेन पास हो रहे हैं इस तरह से, ठीक है। बट हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन ढूंढनी थी जो इस प्लेन के, मतलब एक और प्लेन है जो इसके क्या हो परपेंडिकुलर। तो वही मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। तो इन दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन में से निकलने वाला प्लेन मैंने इस तरह से लिखा है, तो उसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया ताकि मैं x y z की टर्म में आंसर कर सकूं, ताकि मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल भी क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर, क्योंकि जो एंगल प्लेन्स में है वही नॉर्मल में, जो नॉर्मल में वही प्लेन्स में। तो मैंने इसका नॉर्मल निकाल लिया, सेम वे से मैंने इसका भी नॉर्मल निकाल लिया। अब क्योंकि ये दोनों नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट कितनी होगी 0, तो वही मैंने की और लैम्डा की मेरे पास वैल्यू आ गई। अब उसके बाद जस्ट मैंने लैम्डा की वैल्यू फिल की और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर जो है आ गया। मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाओ, सिर्फ इस क्वेश्चन को नहीं, इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट और इस जैसे आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली जो है वो सॉल्व कर पाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की बात करते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन दी प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर r.2i + 2j - 3k इज इक्वल टू 5, r.3i - 3j + 5k इज इक्वल टू 3। अब ये जो क्वेश्चन है हम झट से पहचान गए ये किस जोन का क्वेश्चन है। हमें कोई इक्वेशन नहीं पूछी, हमें जस्ट एंगल पूछा है और हमें पता है एंगल के दो फॉर्मूलाज है। मैं आपको हमेशा यही स्ट्रेट लाइन में भी यही सजेस्ट किया था कि आप जो है
वो वेक्टर फॉर्म याद रखो, ये वाली याद रखने की जरूरत नहीं है। इतने सारे फॉर्मूलास हम याद रख करके कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमें 3D नहीं करनी, हमें और भी चैप्टर्स करने हैं। तो मैं आपको हमेशा की तरह यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, मतलब जो नॉर्मल्स में एंगल है वही प्लेन्स में एंगल है। और सेम हम क्वेश्चन ये पहले भी कर चुके हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 22। तो आपको याद होगा जो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, पहले मैं आपको पहले ही बोला था वो मैंडेटरी स्टेप नहीं है, बट हम ये चेक करेंगे कि ये नॉर्मल वेक्टर है या ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। ठीक है, क्योंकि फिर मतलब कि हम उस तरह से एक्ट करते हैं क्यों। और मैं मैंडेटरी स्टेप इसलिए नहीं बोलता क्योंकि यहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट पेपर में आपको करने की जरूरत नहीं है। उसको आप जस्ट मतलब कि रफ वर्क में शायद 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको आपको चेक करने में। मैं आपको सबसे पहले वही आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये वो स्टेप है जो जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए की है। पेपर में आप जस्ट ये करोगे एक ही बार में और आपको पता लग जाएगा कि ये √17 है, ये इस प्लेन का, तो मतलब ये 1 के इक्वल नहीं है, मतलब ये यूनिट सॉरी ये वेक्टर नॉर्मल वेक्टर है। सेम वैसे इसका भी चेक करोगे, ये √43 आया, मतलब ये भी एक नॉर्मल वेक्टर है। अब जस्ट आपको पता है हमने ये वाला फॉर्मूला जो है वो लगाना है कि एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लगा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम डॉट फाइंड करेंगे, फिर उनके मैग्नीट्यूड्स। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको बताइए आपके दोनों नॉर्मल्स हैं, ठीक है, तो हमें यही वाला फॉर्मूला लगाना है, ये आप अपने माइंड में रखना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डॉट। तो नाउ n1 डॉट n2, n1 कितना है 2i + 2j - 3k कैप डॉट 3i - 3j + 5k कैप। तो n1 डॉट n2 बहुत ईजी है ये हमारे लिए। i को i के साथ करेंगे तो 6, j को j के साथ करेंगे तो -6, k को k के साथ करेंगे तो -k 15। तो यहाँ पर कितना आएगा -15। नाउ अब n1 का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर से वही बात, ये हम पहले कर चुके हैं बट वो मैंडेटरी स्टेप नहीं है, इसलिए आपको पेपर में ये दोबारा से करना पड़ेगा। i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो n1 का मैग्नीट्यूड कितना आया 4 + 4 + 9, वही हमारा √17। आल्सो n2 का मैग्नीट्यूड भी हम निकाल लेते हैं। i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर √। कितना आया 9 + 9 + 25। तो ये कितना आया √43। ठीक है, अब आपको पता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज गिवन बाय cos थीटा = n1 डॉट n2, n1 का मैग्नीट्यूड, n2 का मैग्नीट्यूड होल का मॉडुलस। मॉडुलस हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हम हमेशा अक्यूट एंगल फाइंड करते हैं। तो n1 डॉट n2 की वैल्यू -15 है, इसकी वैल्यू √17 है, उसकी वैल्यू √43 है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 15 बाहर आ गया, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 731। तो विच एम्प्लाइज थीटा कितना आ गया cos इनवर्स 15/√731। तो ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। सबसे पहले नॉर्मल लिखे, डॉट किया, मैग्नीट्यूड, वैल्यू फिल की और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमिन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर और इन केस दे आर नीदर फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारा ये क्वेश्चन जो है इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे भी पता है ये फॉर्मूलास हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला परपेंडिकुलर की कंडीशन है, ये पैरेलल की कंडीशन है और ये एंगल निकालने की। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें जस्ट एंगल निकालेंगे। अगर वो मतलब कि उनकी जो डॉट है वो 0 आ गई तो वो परपेंडिकुलर है, अगर वो पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल 0 आ जाएगा। मतलब हम सेम वे से करने की कोशिश करेंगे, कुछ ज़्यादा फॉर्मूला से इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको पहले भी बताया था। चलो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब मैंने आपको एक आदत डाली है, तो आदत के मुताबिक ये जो सबसे पहले ना इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं।
तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो उधर जाके ये -30 बन जाएगा। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में हम नेगेटिव नहीं रखते, तो इसको आप इधर ले आओ। ठीक है, ये आप एक आदत बनाओगे और ये एक अच्छी आदत है, ये आपको डालनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक प्लेन बन गया। ठीक, तो आल्सो 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो 3x माइनस वाई माइनस 10z इज इक्वल टू -4 है। इस माइनस को आप इधर एडजस्ट कर लो, -3x प्लस वाई प्लस 10z इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा फर्स्ट प्लेन है। ठीक है, ये हमारा सेकंड प्लेन है। अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ अब, ठीक है, अब बहुत से टीचर्स ने इसको ऐसे किया, बहुत इजी भी है आपको ऐसे ही करना, मतलब कि अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो। ये A1 है, ये B1, ये C1, A2 B2 C2, डायरेक्टली इसमें वैल्यू फिल की और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ कि अभी आप 3D कर रहे हो, अभी आप 3D के फ्लो में हो, आपको लगता है कि ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ईजी है, हम इसको कर लेंगे। बट बिलीव मी, जब आप फाइनल की प्रेपरेशन कर रहे हो और आपके सामने 13 या 14 चैप्टर हैं, तो हर एक फॉर्मूले को याद रख पाना कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा फॉर्मूलाज की ओर कम ध्यान देता हूँ, मतलब क्रैमिंग की ओर मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि कम ध्यान जाए आपका। आप बस यही वाला फॉर्मूला याद रखो कि हमें एंगल वाला क्वेश्चन इस तरीके से करना है, एक ही तरीके से करना है। नॉर्मल निकालेंगे, नॉर्मल की डॉट करेंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो सेम मैं यहाँ पर भी वही करने वाला हूँ, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूँ। तो देखो, हमेशा की तरह मैंने वो करके दिखाया कि ये 1 के इक्वल नहीं है, तो ये नॉर्मल वेक्टर है, ये भी 1 के इक्वल नहीं है, नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, हम बहुत सारे फॉर्मूलाज के चक्कर में नहीं पढ़ने वाले। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है n1 कितना आया, -7i -5j -6k कैप। तो n2 कितना आया, -3i प्लस j प्लस 10k। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इनकी डॉट करेंगे। तो डॉट करते हैं भाई, बहुत इजी है। तो इसकी डॉट मुझे करनी है -3i प्लस j प्लस 10k के साथ। तो n1 डॉट n2 कितना आएगा, 21 -5 -60। तो 21 में से 5 गए तो आ गया 16 -60 कितना आया, 16 - 60 कितना आया, 44 माइनस के 44। तो यहाँ पर हमने n1 डॉट n2 की वैल्यू निकाल ली। आल्सो n1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, वैसे हम यहाँ पर कर चुके हैं, बट ये स्टेप हम अपने मन में करते हैं पेपर में, तो यहाँ पर तो आपके नोट्स के लिए, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो 49 प्लस 25, तो n1 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 110। आल्सो n2 का मैग्नीट्यूड, तो i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। सेम वही कहानी, 9 + 1 + 100। तो कितना आ गया, 110। अब आपको पता है कि एंगल निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है। अब आपको पता है ये आपका फॉर्मूला है, तो cos थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है ये -44, ये 110 मॉडुलस का साइन। तो -44 इस कितना आएगा, 110। अब इसको हम कट कर सकते हैं। पहले तो मॉडुलस से बाहर निकाल लो, मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो 11 के टेबल पे जा सकता है ये, 4 यहाँ पर 10। तो इसको और भी कट कर सकते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 2/5। तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल कितना आ गया, cos इनवर्स 2/5। तो इस तरह से मैंने बहुत ईजिली कर लिया। जस्ट मैंने प्रोसीजर को सेम और सिंपल रखने की कोशिश की है, ज़्यादा कुछ फॉर्मूलास में हम नहीं गए। अब सेम वे से इसका सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, तो इसमें भी सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे
इसको आप आदत बना लो। तो ये आपका पहला प्लेन है और इसको अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है x माइनस 2y प्लस 0z, ठीक है, इज इक्वल टू -5। यहाँ पर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव तो मैंने छोड़ दिया, इस पॉजिटिव को, इस माइनस को आप एडजस्ट कर लो, तो -x प्लस 2y प्लस 0z इज इक्वल टू 5। तो ये आपका पहला प्लेन है और ये आपका, यहाँ ये पहला है, ये दूसरा। अब जस्ट हम इसका नॉर्मल वेक्टर जो है वो चेक कर लेते हैं। तो अब देखो मैंने आपको चेक करके दिखाया कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, √14, मतलब ये 1 के इक्वल नहीं, मतलब नॉर्मल वेक्टर है। √5 मतलब ये 1 के इक्वल नहीं, मतलब नॉर्मल वेक्टर है। तो मतलब हमारा n1 वेक्टर कितना है, 2i प्लस j प्लस 3k, और n2 वेक्टर कितना है हमारा, -i प्लस 2j प्लस 0k। तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले इनकी हम डॉट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक नई बात पता लगने वाली है। तो 2i प्लस j प्लस 3k डॉट -i प्लस 2j प्लस 0k। डॉट बहुत इजी है। तो -2, 1 को 2 से किया 2, 3 को 0 से किया 0, कितना आ गया 0। तो n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0। याद करो क्वेश्चन नंबर 11, नॉर्मल्स क्या हैं, देयरफॉर n1 इज परपेंडिकुलर टू n2। अगर दो वेक्टर्स की डॉट 0 है तो उनका दो वेक्टर्स जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और जो एंगल नॉर्मल्स में होता है वही प्लेन्स में होता है। तो इसका मतलब हमारे प्लेन भी क्या हुए, परपेंडिकुलर। इसमें हमें कोई भी n1 मैग्नीट्यूड n2 मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे प्लेन्स के हैं डायरेक्टली परपेंडिकुलर। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो अब जो मैंने आपको समझाया कि क्योंकि दोनों नॉर्मल्स परपेंडिकुलर हैं तो मतलब प्लेन्स भी परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर हमारा क्लियरली एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, मतलब प्लेन्स क्या हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है जस्ट आपके नोट्स के लिए, देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेट n1 मैग्नीट्यूड और n2 मैग्नीट्यूड। इस तरह के क्वेश्चंस में देखने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, सेम वही प्लेन है। उसी तरह से सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये उधर जाके माइनस बन जाएगा, इसका माइनस एडजस्ट कर लो, -2x प्लस 2y माइनस 4z, ये माइनस ये प्लस ये माइनस इज इक्वल टू 5। तो ये है आपका फर्स्ट प्लेन। अब दूसरे प्लेन की बात करते हैं, 3x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 1। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो ये एज इट इज ही रहेगा क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, पॉजिटिव साइन। अब जस्ट हम इसके नॉर्मल वेक्टर्स जो हैं वो चेक कर लेते हैं। अब देखो, अब इसके नॉर्मल में चेक कर लिए हैं, ये 2√6 आ रहा है, मतलब 1 के इक्वली नॉर्मल वेक्टर है। ये 3√6 आ रहा है, 1 के इक्वली मतलब नॉर्मल वेक्टर है। फिर से बार बार बोल रहा हूँ, अभी आपको लग रहा होगा ये काफ़ी बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप एग्जाम में 1 मिनट के अंदर अंदर चेक कर सकते हो रफ में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, अब आपको पता है हमारा नॉर्मल 1, n1 कितना है, -2i प्लस 2j माइनस 4k कैप, और n2 कितना है, 3i माइनस 3j प्लस 6k कैप। तो सबसे पहले डॉट करते हैं इनकी, n1 डॉट n2, -2i प्लस 2j माइनस 4k की डॉट 3i माइनस 3j प्लस 6k के साथ। तो n1 डॉट कितना, डॉट n2 कितना आएगा, -6 -6 -24, -6 -6 -24 कितना आ गया, -36। अब n1 का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, वो वैसे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसमें ज़्यादा एफर्ट्स हमारे नहीं लगेंगे। तो कितना आ गया, 4 + 4 + 16 मतलब √24। तो विच एम्प्लाइज n1 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 2√6। आल्सो n2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, वो भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है पहले ही,
3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 9 प्लस 9 प्लस 36 कितना आ गया? रूट 54। तो देखो यहाँ पर n2 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? यहाँ पर किया हुआ हमने 3√6। ठीक है, अब आपको पता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स किस तरह से होता है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, डॉट की वैल्यू कितनी है? -36, फिर है 2√6, फिर है 3√6 मॉडुलस। सॉल्व करते हैं। -36, 2 3 ज़ा 6, √6 को √6 से करेंगे तो 6, तो कितना आ गया? -36/36। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और -1 का मॉड कितना आएगा? 1, विच एम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1। अब क्योंकि हमें सिर्फ अक्यूट एंगल ढूंढना होता है, cos 1 कहां पर होता है? 0 पर। cos 0 कितना होता है? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? प्लेन्स आर पैरेलल। तो यहां पर हमारे प्लेन्स क्या हैं? पैरेलल। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि -2/3, -2/3, -4/6, तो इनकी रेशियोज जो हैं वो प्रोपोर्शनल है। तो मतलब वेक्टर्स क्या हैं? पैरेलल। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो प्लेन्स भी क्या हैं? पैरेलल। मैं आपको ज़्यादा कंसेप्ट में नहीं फंसा रहा, मैं आपको सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो सेम वे से नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। 2x - y + 3z - 1 इज इक्वल टू 0, 2x - y + 3z + 3 इज इक्वल टू 0। अब आप में से बहुत से बच्चों को यही लग रहा होगा कि सर आप क्वेश्चन को लेंथी करवा रहे हो। देखो लेंथी करवाने का मेरा कोई रीज़न नहीं है, मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि जैसे लास्ट पार्ट में बताया कि इसको आप रेशो से, डायरेक्शन रेशो से भी पैरेलल प्रूव कर सकते हो और आप एंगल से भी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको पेपर में पैरेलल वाला क्वेश्चन ही आएगा, आपको एंगल निकालना भी आ सकता है कि एंगल कितना आएगा। तो मैं सब वे से कंसीडर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर भी 2 - 1 3, 2 - 1 3, तो ये क्लियरली रेशो जो है ये प्रोपोर्शनल है, मतलब ये प्लेन्स क्या हैं? पैरेलल हैं। क्योंकि वेक्टर्स पैरेलल हैं तो प्लेन्स भी क्या होंगे? पैरेलल। बट मैं आपको उस वे से भी करवा रहा हूँ कि अगर आपको एंगल ढूंढना आ जाए कि एंगल कितना है वो बताओ, तो इसलिए मैं आपको फुल क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पर माइनस का डिफरेंस आएगा तो -2x + y - 3z इज इक्वल टू 3। माइनस का डिफरेंस आ गया तो ये हमारा सेकंड प्लेन है। अब इसके जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं वो चेक कर लेते हैं। अब देखो मैंने आपको चेक करके दिखाया, इसकी वैल्यू √14 आ रही है, इसकी भी √14, मतलब ये दोनों 1 के इक्वल नहीं है, मतलब नॉर्मल वेक्टर हैं। तो हमारा n1 कितना हुआ? 2i - j + 3k कैप, एंड n2 कितना हुआ? -2i + j - 3k कैप। देखो बहुत से बच्चे ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन सब हम आते हैं, इसको हम फोड़ देंगे। बट मैं हमेशा प्रैक्टिस में बिलीव करता हूँ कि मैथ्स उन्हीं को आता है जो प्रैक्टिस अच्छे से करता है। अब मुझे भी पता है ये सेम क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन है, इसको ऐसे बार बार करना, बट इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता है और आपकी प्रैक्टिस भी होती है क्वेश्चन को करने की। तो सबसे पहले n1 डॉट n2 करते हैं। तो 2i - j, सब कुछ क्लियर होता है, इससे आपका वेक्टर भी स्ट्रांग हो रहा है। आप खुद देख लो हमने डॉट कितनी बार कर ली है। तो सब कुछ करके हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर मिलता है, कभी भी आपको इसका ऐसा नहीं होगा कि आपको इसका नुकसान होगा। तो इसको इससे करेंगे तो -4 -1 -9, तो इसका आंसर कितना आया? -14। नाउ अब n1 का मैग्नीट्यूड वैसे हम निकाल चुके हैं, जल्दी जल्दी से करते हैं। 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर रूट। n1 का मैग्नीट्यूड कितना आया? 4 + 1 + 9, दैट इज √14। अल्सो n2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर,
तो सेम वही हमारा प्रोसीजर 4 + 1 + 9, तो यहाँ पर कितने आगे वैल्यू √14, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एंगल का फॉर्मूला लगाना है, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो विच इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू डॉट की वैल्यू -14, यहाँ पर √14, यहाँ पर √14, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, √14 को √14 से करेंगे तो 14 आएगा, इसको आप कट कर दो तो सेम वैसा ही आंसर आ रहा है लास्ट क्वेश्चन के जैसे। तो मतलब इसका आंसर कितना है, -1 का मॉड। तो cos थीटा कितना आ गया 1, विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1, विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जो मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री है तो प्लेन्स क्या हैं हमारे, पैरेलल। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये प्लेन्स पैरेलल हैं। देखो डिपेंड करता है, अगर ये क्वेश्चन MCQs में आ गया तो आप इसको ऐसे ही कर दोगे कि डायरेक्शन रेशियोज की जो रेशियो प्रोपोर्शनल है, तो ये मतलब कि वेक्टर्स क्या हैं, सॉरी प्लेन्स क्या हैं, पैरेलल। बट अगर आपको ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। 13th क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की बात करते हैं। सेम वही 2 प्लेन है और हमें इनमें एंगल निकालना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं पहले प्लेन को, तो ये कांस्टेंट है, इसको राइट हैंड साइड पे लिख लो। तो ये पॉजिटिव ही है, तो ये हमारा फर्स्ट प्लेन हो गया। सेम वे से दूसरे को लिखते हैं 0x + y + z इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा दूसरा प्लेन हो गया। अब हमेशा की तरह हमारी जो फॉर्मेलिटी है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखो वही फॉर्मेलिटी मैंने वो करके दिखाई है। ये कितना आया 9 और ये कितना आया √2। दोनों 1 के इक्वल नहीं है, मतलब दोनों यूनिट वेक्टर नहीं है, दोनों नॉर्मल वेक्टर हैं। तो हमारा n1 वेक्टर कितना हुआ 4i + 8j + k कैप, एंड n2 वेक्टर कितना हुआ हमारा 0i + j + k। तो डॉट करते हैं, लेट n1 डॉट n2, ठीक है। तो 4i + 8j + k कैप डॉट 0i + j + k कैप। तो n1 डॉट n2 की वैल्यू कितनी आई 0 + 8 + 1, दैट मीन्स 9। अब यहाँ पर आल्सो n1 का मैग्नीट्यूड, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हम पहले कर चुके हैं, तो जस्ट जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो हमारे पास n1 का मैग्नीट्यूड कितना है 16, 64 + 1 कितना आया 81, कितना आ गया 9। तो सेम वे से n2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये कितना आएगा 1 + 1, दैट मीन्स √2। अब आपको पता है कि एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स किस तरह से होता है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो अब देखो इसमें वैल्यूज फिल कर लेते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, n1 डॉट n2 की वैल्यू 9 है, n1 का मैग्नीट्यूड 9 और ये √2 मॉडुलस। अब क्लियरली ये 9 और 9 कट हो गए, तो 1/√2 पॉजिटिव वैल्यू, तो इसको बाहर लिख लो मॉड से, ठीक है। तो थीटा कितना आ गया cos इनवर्स 1/√2। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है, इसका मतलब ये होता है cos 1/√2 कब होता है, वो पता है आपको, कितना होता है 45। तो यहाँ पर हमारा एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स कितना आ गया 45। इस तरह से हमने इसके सभी पार्ट्स को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। हमने एक ही मेथड फॉलो किया, हमने जानबूझ के ज़्यादा मेथड्स में नहीं गए कि परपेंडिकुलर के लिए ये चेक करेंगे, पैरेलल के लिए ये चेक करेंगे। मैंने आपको एक ही फंडे से करवाया। मतलब इस जैसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप खुद सोचो, अगर एक क्वेश्चन को करने के लिए, मतलब एक ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं एंगल वाला, उसमें आपको 3 फॉर्मूलास याद रखने पड़ रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, आप अगर वो आपको याद है तो आप वैसे भी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोला कि आपने मेरे जैसा ही करना है, मैं आपको बीच बीच में वो भी बता रहा हूं कि उसके जैसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया, जब भी एंगल वाला क्वेश्चन हो, पैरेलल देखना हो, परपेंडिकुलर देखना हो, आप इस तरह से कर सकते हो। एक तरीका हमें ज़्यादा अच्छे से याद भी रहेगा और इसको हम ज़्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे एग्जाम्स में। अब नेक्स्ट पेज पे हम हमारा जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस
कर लेते हैं। सो नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देख लो कितना इजीली हमने प्लेन्स की इक्वेशन को भी, मतलब जो प्लेन है जो हमारे लिए थोड़ा सा पहले लगता था कि पता नहीं इसमें क्या कुछ करना पड़ेगा, हमने कितना इजीली सॉल्व कर लिया। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ गिवन पॉइंट्स फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन्स। तो यहाँ पर इस पे 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं, पॉइंट है, प्लेन है, पॉइंट है, प्लेन है, ठीक है। तो बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, और ये वाला फॉर्मूला हम कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। इसमें कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म भी है, कार्टेशियन। मैंने आपको बताया था कोई भी किसी भी तरह का ये डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ जाए, आप उसको हमेशा कार्टेशियन में ही करना। प्लेन को लिख लेना है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में, पॉइंट को एक्स वाई जेड की जगह फिल करना है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जांपल नंबर 24 बिल्कुल इसके जैसी थी। उसमें जो प्लेन था हमारा बेसिकली वो वेक्टर इक्वेशन में था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि प्लेन को हम हमेशा कार्टेशियन में लिखेंगे। कार्टेशियन में फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना बहुत ईजी है। तो सबसे पहले प्लेन को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद मैं फॉर्मूला जो है वो आपको बता देता हूं किस तरह से हम यूज करेंगे। तो इसका डिस्टेंस हमें निकालना है, तो हमें क्या करना है, x की जगह पर 0, y की जगह पर 0, 12 की जगह पर 0, -3 होल डिवाइड बाय x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, z के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ठीक है, 0 0 0, तो यहाँ पर सिर्फ -3 रह जाएगा। यहाँ पर 9 16 12 का स्क्वायर 144 मॉडुलस का साइन। तो यहाँ पर कितना आएगा, -3 डिवाइड बाय, ये कितना बन गया 25, यहाँ पर बना 9 169 अंडर रूट, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमारा कितना आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। चलो एक स्टेप करना है तो कर लो। तो कितना आ गया 3/13, मॉड से मतलब कि मैंने उसको माइनस को हटा दिया। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, 3-4 क्वेश्चन करेंगे। देखो एनसीईआरटी हमेशा मतलब कि क्वेश्चन उसमें देख के होते हैं, मतलब अगर उन्होंने 4 क्वेश्चन दिए हैं तो इसलिए दिए ताकि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब सेम वे से सेम प्रोसीजर हम नेक्स्ट पार्ट में भी दोहराएंगे। तो सेम वे से ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आपका पॉइंट है और ये आपका प्लेन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्लेन को लिखेंगे। वैसे इस प्लेन को लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, सब कुछ पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड में क्या है, 0। अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो अब ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को पहले x y की जगह पर -2, z की जगह पर 1 + 3, नीचे x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, z के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट मॉडुलस का साइन। तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आएगा, 6 + 2 + 2 + 3, 4 + 1 + 4 मॉडुलस का साइन। तो कितना आ गया, 8 10 13/√9 मॉडुलस का साइन। तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड डिस्टेंस, तो बहुत इजी है ये हमारे लिए। मॉडुलस का साइन हटा दो, √9 कितना होता है, 3। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया और हमारा जो आंसर है वो परफेक्टली मैच एनसीईआरटी से जो है वो कर रहा है। तो ये हमारा मतलब कि नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये पॉइंट है, ये प्लेन है। तो सबसे पहले प्लेन को जो है सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, -9 = 0। अब अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि x की जगह पर 2 फिल करो, y की जगह पर 3, z की जगह पर -5 -9, नीचे x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, z के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट।
मॉडुलस का साइन। तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आ गया 2 + 6 + 10 - 9 1 + 4 + 4 मॉडुलस का साइन। 18 - 9 9 आ गया और नीचे कितना आ गया √9। ठीक है, मॉडुलस का साइन। तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड डिस्टेंस 9 और इसका कितना होगा 3। मॉडुलस हटा दो कि पॉजिटिव ही है, तो कितना आ गया हमारे पास 3। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 3। और इस क्वेश्चन में भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये पॉइंट है, ये प्लेन है। तो सबसे पहले प्लेन को लिखते हैं, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ही है वैसे इसके भी। ठीक है, तो अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो कैसे लिखेंगे, 2x की जगह पर -6, y की जगह पर 0, 6 z की जगह पर 0, -2 x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, z के कॉफिशिएंट का स्क्वायर √। तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आ गया, यहाँ पर कर चलो -12 0 + 0 -2 डिवाइड बाय 4 + 9 + 36 मॉडुलस का साइन। तो कितना आ गया -14, यहाँ पर √49। तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड डिस्टेंस 14/7, क्योंकि 49 का रूट कितना होता है 7। तो इसको आप कट कर दो, तो हमारे पास अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है वो आ गया। तो हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आ गया, रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आ गया 2। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया और इस क्वेश्चन में भी हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। देखो, हमने इसी तरह से एक एक करते सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आप मेरे को बताओ आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आई है, और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी मैसेज भेज सकते हो। मैं आपको हमेशा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अब सेम वे से देखो, हमारा एक बार 3D जो खत्म हो चुका है, अब इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स रह गई हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।